जैन जी ने तो मिलकर प्रोटेस्ट किया, पर प्रोटेस्ट के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हमारे देश को कौन चलाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट के समय नेपाल के सभी लीडर्स ने रिजाइन दे दी थी। यहाँ पर 17 सालों के अंदर 14 बार प्रधानमंत्री बदल गए। प्रधानमंत्री के कुर्सी से अपने आप में खेल चल रहा था। एक तरफ लीडर्स और लीडर्स के बच्चे देश विदेश में जाकर लग्जरियस लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नेपाल की जो आम जनता है उसके पास अस्पताल में जाने तक के पैसे नहीं है। गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तो अलग ही बात है। देखिए, ये जो नेपाल की चिंगारी है ये भले 2025 में दिखाई दे रही है, लेकिन ये आज से लगभग 17 साल पहले 2008 में जन्म ले चुकी थी। यानी 2008 के पहले नेपाल में मोनार्की ट्रेडिशन चलता था। तो उसी साल यानी कि ईयर 2008 में नेपाल की जनता एक प्रोटेस्ट करती है, और उस प्रोटेस्ट में मांग की जा रही थी कि हमारे नेपाल को मोनार्की ट्रेडिशन से हटाकर डेमोक्रेसी देश बनाया जाए। अगर सीधे तौर पर कहें तो नेपाल की जनता नेपाल को राजतंत्र देश से लोकतंत्र में बदलने के लिए मांग कर रही। अब क्योंकि राजतंत्र में सिर्फ राजा का बेटा राजा बन सकता है, यानी कि अगर राजा मर जाता है मानकर चलिए, तो उस समय राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, कोई दूसरा चुनाव नहीं हो सकता है। इससे लोगों को दिक्कत क्या होती थी कि ये राजा का जो बेटा है नेक्स्ट राजा बनेगा तो वो अपना रूल लगाएगा। राजाओं के द्वारा उनके आवाजों को दबा कर रखा जाता। होता क्या है कि जब नेपाल 2008 में राजतंत्र से जब लोकतंत्र बना था तो वहां पर इलेक्शंस के लिए बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन इनमें से 3 ही पार्टियों का सबसे ज्यादा दबदबा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी। और इन 3 पार्टियों में से सिर्फ 3 ही लोग ऐसे थे जो बार बार प्रधानमंत्री बन रहे थे। जैसे कि पहले 2018 में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने, और 3 साल बाद यानी 2021 में शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, और फिर दोबारा से केपी शर्मा ओली यानी कि जो 2018 में प्रधानमंत्री बने थे वो 2024 में प्रधानमंत्री बने। यानी कि प्रधानमंत्री के कुर्सी से अपने आप में एक खेल चल रहा था। तो इससे सारे लोग जो है, नेपाल के जितने भी लोग हैं वो परेशान हो गए थे, और लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था। क्योंकि 5 साल पर सरकार बदलने के बजाय 1-2 साल के अंतराल पर सरकार बदल जाती, गठबंधन टूट जाती और दूसरी सरकार बदल जाती, और इस कारण करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। क्योंकि 1-2 साल के अंतराल पर सत्ता में बदलाव होने के कारण जो सरकार नई बन रही थी वो अपने अनुसार घोटाला कर रहे थे। कोई एयरपोर्ट पर घोटाला कर रहा था, कोई गिरिबंधु में घोटाला कर रहा था। मतलब कैसे भी करके नेपाल की जो जनता थी उनको लूटा जा रहा था। जैसे कि नेपाल में चाइना की सहायता से एक एयरपोर्ट बन रहा था और उसमें 1400 करोड़ नेपाली रुपीस का घोटाला हुआ। ओरिएंटल में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। गिरिबंधु में 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और यहाँ तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में 70,000 रुपए तक के स्कैम्स हुए। ये छोटे स्कैम्स नहीं थे, ये बहुत बड़े बड़े फ्रॉड थे, और ये जितने सारे घोटाले किए जा रहे थे जिसके कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी। छोटी से छोटी चीज का प्राइस बहुत अधिक होता जा रहा था। एक तरफ नेपाल में यहाँ बेरोजगारी और महंगाई के कारण लोग भूख से मर रहे थे, और दूसरी तरफ जो नेपाली लीडर्स के बच्चे थे वो देश विदेश में जाकर लग्जरियस लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, और टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे ये उन सभी पर फोटोज वीडियोस पोस्ट कर रहे थे। एक तो नेपाल में नेपाली जनता बेरोजगारी और महंगाई से मर रही है, और दूसरी तरफ जो लीडर्स के बच्चे हैं नेपो किड्स वो विदेश में जाकर राज कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ शो कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को देखकर नेपाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो अपने चैनल स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टेटस और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लीडर्स के बच्चों के वीडियोस का बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं, और उनके जो लग्जरियस लाइफ जीने का स्टाइल था उसका भी विरोध करते हैं कि नेताओं के बच्चे इतने लग्जरियस लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नेपाल की आम जनता है वो गरीबी, भूख और महंगाई का सामना कर रही है, और घोटाले के पैसे से नेताओं के बच्चे देश विदेश में जाकर मजे कर रहे हैं। और ये जितने भी लीडर्स थे और उनके बच्चे थे उनका सोशल मीडिया के थ्रू विरोध किया जा रहा था। यानी सारे नेपाल के जो इन्फ्लुएंसर्स है वो सोशल मीडिया पर नेपाली लीडर्स और उनके बच्चे के अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी। वो सोशल मीडिया के जितने भी ट्रेंड्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर दे। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली वो इन सारी चीजों को देखकर कि कोई हमारा विरोध ना करे, वो सोशल मीडिया के जितने भी ट्रेंड्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर देते हैं कि ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहेंगे और ना ही कोई नेपाली इन्फ्लुएंसर्स
सोशल मीडिया के थ्रू हमारा विरोध करेगा। तो नेपाल की जो आम जनता थी उनमें तो पहले से ही बेरोजगारी, घोटाले, भ्रष्टाचार, गरीबी और नेपोटिज्म के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। और उसी टाइम पर नेपाली सरकार ने, नेपाल की गवर्नमेंट ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। तो इसने सोशल मीडिया को बैन कर दिया कि ना ही सोशल मीडिया रहेगा और ना ही कोई नेपाल की इन्फ्लुएंसर्स हमारे विरोध करेंगे। तो इन सभी का कारण करप्शन था। करप्शन को लेकर शुरू होता है जेन जी प्रोटेस्ट, यानी जेन जी का मतलब है जनरेशन जेड। तो जेन जी के अंदर नेपाल के उन एडल्ट्स को रखा गया है जो कुछ न करने के लायक हैं। अब यहाँ पर जेड का मतलब क्या है, अब इसको जानते हैं। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जेड सबसे लास्ट में आता है, वैसे ही नेपाल के जो जेन जी हैं वो भी अपने जनरेशन के सबसे लास्ट पीढ़ी है। 1965 से 1980 के बीच जो जनरेशन पैदा हुई उनको जेन एक्स कहते हैं, और 1980 से 1996 के बीच जो जनरेशन पैदा हुई उनको जेन वाई कहते हैं। और कुछ इसी तरह 1996 से 2008 के बीच जो जनरेशन पैदा हुई उनको जेन जेड कहते हैं। और जो अभी नेपाल में जेन जेड प्रोटेस्ट हुआ है यह सोशल मीडिया बैन के कारण नहीं हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेपाल के अंदर बहुत ही ज्यादा करप्शन बढ़ता जा रहा था और गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट जेन जेड को निकाला गया। और यह प्रोटेस्ट सबसे पहले काठमांडू के मंत्रिमंडल से पार्लियामेंट यानी संसद भवन जो है उसकी ओर निकाला गया। और इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल के एनजीओ ने, यानी हामी नेपाली का मतलब हम नेपाली के एनजीओ ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। और देखिए ये एनजीओ का मतलब है नो गवर्नमेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसी संस्था होती है जो जनता के हित में आवाज उठाती है और गवर्नमेंट्स के खिलाफ खड़ी होती है। जब इस प्रोटेस्ट को निकाला गया तो इसमें ज्यादातर 15 से 22 साल के युवा भाग लिए। कोई कॉलेज में पढ़ता था, कोई स्कूल में पढ़ता था, और सब ने अपनी अलग अलग ड्रेस पहन रखी थी। और वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस थी वह इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सबसे पहले वाटर कैनन और उसके बाद टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करती है। काफी हद तक प्रयास करने के बाद भी यह प्रोटेस्ट नहीं रुका और धीरे धीरे वहाँ की जो पार्लियामेंट था, संसद भवन था, वहां तक यह प्रोटेस्ट पहुंच गया। और वहाँ की जो पुलिस थी वो काफी हद तक प्रयास करने के बाद भी उन प्रोटेस्ट को नहीं रोक पाई, तो रियल बुलेट गन्स का इस्तेमाल करने लगी और प्रोटेस्टर्स पर डायरेक्ट फायर करने लगी। और जब ये फायर हुआ तो वहीं एट ए टाइम 25 से 30 लोगों की मौत हो गई। यह कोई छोटा हंगामा नहीं था, 25 लोगों की मौत हो गई। जैसे ये खबर नेपाल की आम जनता तक पहुंची जो उस प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिए थे, तो ये प्रोटेस्ट और बढ़ता गया और नेपाल के जो आम जनता थे वो भी इसमें भाग लेने लगे। युवा और जितने भी सारे लोग थे वो भी इसमें भाग लेने लगे। यह प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ता गया, यहाँ तक कि उन लोगों ने पार्लियामेंट तक में आग लगा दी, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री की जो वाइफ थी उनका डेथ हो गया। तो देखिए ये जो प्रोटेस्ट थी ये शुरू तो एक जगह से हुई थी, लेकिन जैसे इस हंगामे की खबर देश के और भागों में पहुँचती है तो काठमांडू के अलावा पोखरा, भरतपुर, गुटवल जैसे शहरों में किए जाते हैं। धीरे धीरे यह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी और प्रोटेस्टर्स सबसे ज्यादा गुस्सा तब हो गए जब उस प्रोटेस्ट में नेपाली फोर्सेस ने रियल बुलेट्स फायर कर दी। और यह सारी एक्टिविटी जब नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक को पता चलती है तो रात 9 बजे 8 सितंबर को रिजाइन दे देते हैं। अब होम मिनिस्टर ने तो रिजाइन दे दिया था और उसके बाद प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये नारा लगाने लगे, केपी चोर देश छोड़। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ने सडनली डिसाइड किया और सोशल मीडिया को नेपाल में यूज करने के लिए अलाउड कर दिया। लेकिन ये मामला तो करप्शन का था, तो सोशल मीडिया बैन या अलाउड करने से क्या फायदा। तो इन प्रोटेस्टर्स में से किसी एक ने यह भी कहा था कि हम बुजुर्ग लीडर्स को हटाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि केवल बुजुर्ग लीडर्स को ही क्यों हटाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जो एक यंग रैपर था वो इन प्रोटेस्टर्स के उम्र का था। तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो इस रैपर के बहुत बड़े फैंस थे। ये सिर्फ रैपर ही नहीं था, इसने बहुत छोटे मोटे इलेक्शंस भी जीते थे नेपाल के अंदर। तो इसी ने प्रोटेस्ट होने के एक दिन पहले यानी 7 सितंबर को अपने सोशल मीडिया के मेन चैनल पर एक आर्टिकल पोस्ट किया और उस आर्टिकल में लिखा गया था कि कल एक प्रोटेस्ट होना ही चाहिए, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा एज लिमिट इस प्रोटेस्ट के एज लिमिट से ज्यादा है। लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट को फुली सपोर्ट करता हूँ। तो उसके अगले दिन जैसा कि उस रैपर ने कहा था 8 सितंबर को वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। प्रोटेस्ट बहुत दिनों तक चलने के बाद रुक जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हमारे देश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो उस समय एक वुमन जस्टिस थी सुशीला कार्की, इनको टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और इनको शपथ वगैरह दिलवाया जाता है।